नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने श्रमिक नेता और श्रमिक संगठन एटक के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष श्री दीपेश मिश्रा जी। दीपेश भैया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज आप देख रहे होंगे हमारे सामने कोई अखबार नहीं है, यानी 2 दिन की होली हमारे अखबार नवीसों ने मनाई है। उम्मीद थी कि आज सुबह अखबार आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। बावजूद इसके हमें तो पता है कि कौन सी खबरें, आपको भी पता है कि कौन सी खबरें आज फ्रंट पेज पर हमारे सामने अखबार होता तो छपी होती। पहली खबर तो यही होती कि मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी रिमांड पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होना है। उनको 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, वो खबर प्रमुखता से होती। 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है, ये खबर भी फ्रंट पेज पर होती। भाजपा स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जहाँ जहाँ अभी चुनाव होने हैं पहले चरण के, उसकी लगभग सूची तय कर दी गई है कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ प्रचार करेंगे। कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ की चार विधानसभा लोकसभा सीटों के लिए नाम तय नहीं हुए थे, वो हो गए हैं। 195 प्रत्याशी अब तक घोषित किए जा चुके हैं कांग्रेस की ओर से। देवेंद्र यादव को बिलासपुर से टिकट मिली है कांग्रेस की ओर से, ये खबर भी प्रमुखता से छपती। संदेश खाली मामले में मामले को उजागर करने वाली जिस महिला ने जो साहस दिखाया था, उसको शक्ति स्वरूपा कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की, वो खबर भी अखबारों में प्रमुखता से होती। हेट स्पीच। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के बारे में जो टिप्पणी की है, हालांकि भाजपा ने उससे किनारा कर लिया, उनको नोटिस दिया है, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है वो खबर भी अखबारों में प्रमुखता से होती। कंगना रनावत को लेकर सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो एक उनके साइट पर कुछ ट्विटर हैंडल पर जो कुछ आया, उसको लेकर के जो विवाद चल रहा है, वो खबर भी प्रमुखता से होती। पंजाब के कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह जी के पोते हैं, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, वो खबर भी प्रमुखता से होती है। और पाटन में छत्तीसगढ़ की एक खबर जो भूपेश बघेल जी से जुड़ी हुई, जो 5 साल इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, उन्होंने वहाँ कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि 375 लोग अगर प्रत्याशी रह जाएंगे तो फिर ईवीएम से के जरिए वोटिंग नहीं होगी, बल्कि बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाएगी। तो एक आह्वान उन्होंने किया है, ये खबर फ्रंट पेज पर प्रमुखता से छपी होती। चलिए हम पहले केजरीवाल की बात कर लें। केजरीवाल को जो उनके विरोधी लोग हैं खुजलीवाल कहते हैं कि इनको खुद भी खुजली होती थी और दूसरे को भी खुजली करने की उनकी आदत पड़ी हुई थी। आंदोलन से पैदा हुई ये पार्टी है, तो जब देखो तब वो आंदोलन की बात करने लगते थे। पहले कार्यकाल में तो वो लगातार कभी लोकसभा के सामने, तो कभी जंतर मंतर पर, तो कभी लाल किले के सामने आंदोलन ही करते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके मामलों को लेकर पूरे राष्ट्र में चर्चा इस वक्त चल रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, और ली है तो क्या ये तरीका जो अपनाया जा रहा है, ये तरीका ठीक है? ठीक चुनाव के वक्त उनको गिरफ्तार किया जाना। और इंडी गठबंधन, जिसको लोग इंडिया गठबंधन कहते हैं, उनकी तरफ से 31 मार्च को नई दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है विपक्षियों की तरफ से कि नरेंद्र मोदी ने अपने ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी है, यानी हारने वाले हैं, इसलिए वो इस तरह की हरकत करें। दीपेश भाई, देखिए, सबसे पहली बात आपने जो है हमारे जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के बारे में बोला है जी। देखिए, केजरीवाल के बारे में कोई कुछ भी बोले, पर उसकी ईमानदारी पे कभी कोई शक नहीं किया जा सकता। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि शायद वो जब दिल्ली में दूसरी बार जब सरकार जब चुनाव हुआ था जी, दूसरी या तीसरी, जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा जी, पर उसने जो उन्होंने जो है बीजेपी को जो है उनके जो सिर्फ 3 विधायक ही जीत पाए थे, और 70 में 67 सीट उनकी थी, 3 बीजेपी की। हाँ, कांग्रेस 3 बीजेपी, हाँ, तो 3 सीट पे उन्होंने ला दिया था। और उस समय एक कार्टून छपा था, कार्टून कि बीजेपी जो है स्कूटर में जा रही है, माने स्कूटर में 3 लोग जा सकते हैं। तो ये स्थिति ऐसा नहीं है। कोई एक आदमी जो मतलब इस तरह से आंदोलन करके
आप उसकी बातों को आप सुनिए ना भाई। जी जब वो जो है आंदोलन कर रहे थे पहली बार, जो सिविल सोसाइटी अन्ना हजारे के अन्ना साथ। हजारे, उन्होंने 10 या 11 दिन का माने आमरण अनशन किया। अनशन किया। जी तब उस समय उनसे कहा गया भाई देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, सरकार आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि आप पार्टी नहीं हो। आप कोई पार्टी बन जाइए जी तो आपसे जरूर बात करेंगे। और उन्होंने जो है अनशन तोड़ के अपना पार्टी बना लिया, आम आदमी पार्टी। और ये कभी सोचे हैं कि आम आदमी पार्टी आज जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, जी ये कोई मजाक बात नहीं है। बिल्कुल। है? तो ऐसा देखिए, और जो आरोप उस पर लगाया गया है, अरे सिद्ध कहाँ हो रहा है, पैसे कहाँ है भाई? 100 करोड़ है, जो भी करोड़ बोल रहे हो वो तो दिख नहीं रहा पैसा ना भाई। जी जी उसको बीजेपी काहे नहीं साबित कर पा रही है? उन्होंने जो है आपने मनीष सिसोदिया का गिरफ्तार किया, उन्होंने जो और जो संजय शर्मा का गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी, संजय सिंह का, जी। और एक कोई जैन थे, जैन साहब को जी। उनके गिरफ्तार किए हैं। वो तो करीब 1.5-2 साल हो गए वो लोग गिरफ्तार हैं। जी अरे तो साबित कहाँ हो पा रहा भाई? और ये जो अरविंद केजरीवाल को जो आपने गिरफ्तार किया, जी ये तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक देश के इतिहास में आजादी के बाद में किसी पहली बार कोई मुख्यमंत्री पहली बार गिरफ्तार कोई हुआ है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए हैं, और इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। जी और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, जितना हवा ये लोग बना रहे हैं पूरा खोखला है। वो बोलते हैं ना, जो खाली घड़ा ज्यादा बचता है, जी तो वही हाल अभी बीजेपी का है। अब वो जो इस बार वो सफाया हो जाएगा, और मेरा ये दावा है कि इस बार सरकार शायद बीजेपी नहीं बना पा रही है। और आज आपका चैनल है, आज आपका जो दिन है, उस दिन को मैं कह रहा हूं, ये लोग जो है बीजेपी 190 सीट भी अगर जीत ले जी तो ये बहुत बड़ी बात है। पर मैं जो अभी तक जो आंकड़े मेरे को मिल रहा है, मैं जो देख रहा हूं, 190 सीट वो नहीं जीत रही है। चलिए, खैर बहुत बड़ी बात दीपेश भाई आप कह रहे हैं। अब तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी और जो परिणाम आएगा यस 4 यस तारीख को, तो हम उसको जरूर एकदम याद करेंगे। यस यस आप याद करेंगे। करिएगा, 4 जी, जून जी। को याद अब करिएगा। वो दावा कर रहे हैं हम 400 सीट अरे पार कर रहे हैं। कहाँ की बात जी। कर रहे हैं भाई? खैर मैं तो- दावा सभी करते अरे हैं। मैं तो भाई देखिए, 2 मिनट और अब मैं बोलूंगा जी भाई। उन्होंने जो है आपके मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट जीता था। जी क्या वो 2800 सीट जीत जाएंगे क्या? वो तो मान के चल रहे हैं कि 2900 अरे जीतेंगे। छोड़िए ना, कहाँ आप लगे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई। जी उन्होंने जो यूपी में जो है 62 सीट जीता था पिछले चुनाव में, जी क्या 62 सीट निकलेगा? हाँ उन्होंने जो है कर्नाटक में पूरे सीट जीते थे, जी मेरे ख्याल से शायद 26 या 28 जो भी है। जी वो क्या अभी भी वही सीट मिलेगा उनको? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार, सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी अरे वो जो पिछले बार जितना वो 400 की जो हवा बना रही, पिछले बार जितना था उतना अगर कर ले तो भी मैं समझ रहा हूँ। पर मैं एज ए दीपेश मिश्रा, जी मेरा ये दावा है कि 190 से ज्यादा बीजेपी को सीट नहीं मिलेगा। चलिए चलिए, केजरीवाल से हम आगे बढ़ गए, अब उसी की बात कर ले। कांग्रेस ने 7वीं लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ के 4 का नाम आया है इसमें। 6 का तो पहले किए थे, 4 का, और 1 सीट अभी इनकी बची हुई है उसमें। अब आप ये बताइए कि इस जिस तरह से वो सीटें डिक्लेयर किया, अपन बाहर का तो नहीं कहते, छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस की बात करें। चलिए चलिए देवेंद्र यादव को आपने बिलासपुर के प्रत्याशी बनाया। देवेंद्र यादव रहने वाले दुर्ग के, अब वो बिलासपुर में आके चुनाव लड़ेंगे। तो इतने बड़े नेता नहीं है कि यहाँ आकर के वो अपनी जगह बना लेंगे। ये तो खैर चुनाव परिणाम आएगा तो पता चलेगा। तो ये टिकट के बंटवारे में भी अब कांकेर से प्रदीप को देने की बात चल रही थी। प्रदीप बैज को, जो पहले बस्तर से सांसद रहे हैं, जीते थे, तो वहाँ कवासी लकमा को आपने दे दिया, और कांकेर से आपने प्रदीप को बाहर कर दिया कि आपको, चूंकि विधानसभा के चुनाव हार गए थे, उनको आपने किनारे कर दिया। कोरबा में आप ज्योत्सना महान जी को दूसरी बार फिर प्रत्याशी आपने बनाया। ये जो स्थिति है टिकट के बंटवारे में, जो कुछ दिख रहा है, विशेष करके कांकेर का और बिलासपुर की बात करूंगा, यहाँ तो आपने एक तरह से सरेंडर सा कर दिया है। अरे भाई अजब गजब बात आप बोल रहे हैं जी अरे छोड़िए ना, मैं बीजेपी की बात बोल रहा हूँ भाई। जी
यहाँ पर उन्होंने क्यों सरोज पांडे को दिया भाई? जी क्यों दिया? वो तो यहाँ के नहीं है, जी। है? लेकिन उनसे तुलना इनकी नहीं इसलिए अरे नहीं की जा सकती, अरे- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं ये, अरे छोड़िए, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अरे अध्यक्ष भी रही हैं। देखिए देखिए कमलेश भाई, मेरा एक कहना ये है, जी आज के दिन में एज ए दीपेश मिश्रा मैं बोल रहा हूँ, जी पद कौन किसके पास है वो कोई मायने नहीं रखता भाई, उसके पास जन समर्थन कितना है जी वो मायने रखता है। अब ये बताइए ना, राहुल गांधी के पास में क्या पद है? कोई पद नहीं है, जी है? उनका तो क्या मल्लिकार्जुन जो है खड़गे, क्या वही तो उनका अध्यक्ष है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पर आज राहुल गांधी के पास में जितने जन समर्थन है क्या उसके पास में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। नेता वही है जिसके पास में जन समर्थन है, पद से कोई नेता बनता ही नहीं, मैं उसको नहीं मानता। चलिए, नहीं नहीं, मैं मान रहा हूँ उसको, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देवेंद्र यादव के पास इतना बड़ा जनाधार नहीं है। भिलाई से वो 2 बार विधायक हैं, ठीक है, वहाँ मेयर भी रहे, और वो छत्तीसगढ़ में लोग उनको जानते हैं। अरे छोड़िए ना, मैं बोल रहा लेकिन सरोज उनको बिलासपुर में ले आना और वहाँ के लोग जो चाह रहे थे कि भाई टिकट हमको मिले, उनको दरकिनार करना, तो वहाँ तो सीधी सी बात है कि अरे फिर भाई, आपकी पार्टी के लोग ही आपके साथ खड़े नहीं होंगे तो कैसे चुनाव जीतोगे? कौन बोल दिया ये आपको? जी, लोग ही कह रहे हैं। अरे छोड़िए ना, मैं बोला, मेरा पहले भी मैं बोला हूं कि अगर 1-to-1 फाइट होगा जी तो बीजेपी का, मैंने जो कहा है कि 190 सीट से आगे वो नहीं बढ़ने वाली है, जी और जो हिंदुस्तान में दिख रहा है जी लगभग 352 सीट में जो है 1-to-1 फाइट हो रहा है। जी और अभी तो चुनाव आने वाला है ना, और आएगा ना। जी जी अब देखिएगा, अगर सभी सीट पे 1-to-1 फाइट हो जाए जी तो इनका सवाल ही नहीं पैदा होता है, और जो इंडिया गठबंधन जो है वही आने वाला है, वही आएगा। चलिए चलिए, तो हाँ। वक्त बताएगा। अरे चलिए ना। 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। ये वो सीटें हैं जिसमें से माना जा रहा है कि 75% लगभग ग्रामीण क्षेत्र है इनमें, जी, शहरी क्षेत्र 25% है। तो ये बीजेपी की शायद रणनीति ये रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर हमारे पक्ष में अगर दिखाई देते हैं तो फिर अपनी रणनीति उसी तरह की बनाएंगे, उसी तरह के वादे होंगे, उसी तरह का प्रचार होगा, वैसे ही लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश होगी। अगर यहाँ कमजोर पड़े तो शहरी इलाके को ज्यादा फोकस करेंगे। अरे इस तरह की बातें। अरे वो कहीं भी फोकस करे ना भाई, जी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ग्रामीण के साथ है क्या? ये किसानों के लिए इन्होंने क्या किया है? किसानों को तो रौंदा है इन्होंने, क्या किया? जी गरीब जनता के लिए इन्होंने क्या किया? ग्रामीण में जो गांव रहते हैं वो सब पलायन कर रहे हैं, जी है? खाने को उनके पास में नहीं है, सब भाग रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अरे- चावल तो बांट रहे हैं ना, अरे 80 ज्यादातर तो ग्रामीण क्षेत्र अरे के लोग। 80 करोड़ लोगों को चावल बांटने के लिए कौन आपको बोला है भाई? जी आप रोजगार दे दो ना सबको, जी कोई आपसे भीख मांगेगा क्या? आप कोई रोजगार नहीं, जो नौजवानों को कोई रोजगार नहीं, कहीं कोई रोजगार नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? और मैं तो रिटायर्ड आदमी हूं भाई, आज मेरे पास अगर कोई साधन नहीं है तो मैं भी मांगूंगा, दीजिए भाई मेरे को, आप लोग भीख दीजिए, मैं भी, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दीपेश भाई, जिनके ये- पास रोजगार है, सरकारी नौकरी में है, उसके बाद भी वो 5 किलो चावल लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। देखो यार, बेईमानी कोई करके। भी आदमी गलत काम अगर इस दुनिया में कर रहा है तो मैं उसका बहुत खिलाफत करता हूँ। जी। मेरे को ठीक नहीं, पर एक बात है, जरूरतमंद को जो है मदद करना चाहिए। जी। और मेरा कहना है कि अगर रोजगार मिला होता है, अरे ये बताइए, कांग्रेस में कमी यही है, कांग्रेस अपनी योजनाओं जो वो किए वो बताते नहीं है। मनरेगा उन्हीं ने लाया, आज मनरेगा का क्या हालचाल है भाई? जी उन्होंने जो आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार, मनमोहन सिंह की देन है। उनकी देन है यार। जी तो ये तो अपने बात को ये बता नहीं पाते, इनके सबसे कमजोरी शिक्षा का है। अधिकार भी हाँ, उन्होंने शिक्षा दिया। का अधिकार इन्होंने दिया। जी और मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी ने क्या दिया? 10 साल जो हो गए ना, क्या दिया वो बताइए? जी वो तो उसके पास तो कोई है ही नहीं, वो बस वही जो मंदिर और ये है, मस्जिद ये है, वो है, बस यही ये कर रहा है भाई। आपका 10 साल हो गया है, आप बताइए ना 10 साल में कितने आपने रोजगार दिए? 10 साल में जो और क्या क्या आपने किया वो तो बताओ। जी अरे हम 22 जनवरी को हम राम को ले आए हैं। अरे राम कोई आज आया है यार, है? राम जो है हमारी संस्कृति में है, वो पूरी दुनिया में आप लेके आए हो उसको। ये देखिए, मैं ये सब का बहुत विरोधी हूँ। मैं एक जो है सेकुलर आदमी हूँ, धर्मनिरपेक्ष आदमी हूँ। मेरे लिए सभी धर्म
में सबको प्यार करना। और आपने एक, मैं सोच देखा था एक दिन आपने हमारे सभापति से एक सवाल किया, मैं देख रहा था जी, श्याम सुंदर सोनी जी थे जी, कि भाई राहुल गांधी जो है वो वहां पर क्यों नहीं गए, वो जो आपका प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ है। जी, मैं देखा कोई जवाब नहीं दे पाया। अरे मेरे को बड़ा खराब लगा, भाई क्यों जाएंगे वो? अरे भाई वो कार्यक्रम जो था वो उसमें सबको क्यों जाना है? अरे मैं तो ब्राह्मण आदमी हूं ना भाई, हम तो नहीं गए भाई, हम तो जरूरत नहीं समझते। बस चारों शंकराचार्य वो क्यों नहीं गए भाई? आप जो है उन चारों शंकराचार्य की बात नहीं किए, अब राहुल गांधी की बात कर दिया, वो बेचारा को जवाब नहीं दे पाया। उसको मैं फोन से बोला हूँ। नहीं, भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, इसलिए मैंने उनसे पूछा अरे था। कांग्रेस के तो बहुत सारे नेता थे भाई, जी, कितने लोग गए? जी, आपने सेलेक्टेड लोगों को बुलाया। मेरा ये कहना है, जी, जो भी इतना पब्लिक फिगर जो मुस्लिम्स हैं बड़े बड़े सब, उनको क्यों नहीं बुलाया आपने भाई? काहे नहीं बुलाया उन लोगों को? आप यार देखो, ये सब जो है लोग की जनता ये सब समझती है, जी, ये सब राजनीति समझती है, ऐसा अब चलने वाला नहीं है। जी, जी, आपने सेलेक्टेड लोगों को वहां बुलाया, जो फिल्म दुनिया के लोगों को भी आपने सेलेक्टेड लोगों को वहां बुलाया। जी, मतलब राहुल गांधी जी जो कह रहे थे कि गरीबों की वहां एंट्री नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े लोगों को बुलाया अरे गया। सवाल हो तो है ही, था ही भाई। जी, आप तो यार एक तो इवेंट बना के एक माहौल बना रहे हो मतलब, और वो आपका माहौल चला नहीं। आपका माहौल और जो है वो चला नहीं प्राण प्रतिष्ठा वाला, तो अभी आप सीएए लेके आ गए हो। जी, वो भी हवाई हो गया, तो आपने केजरीवाल को अंदर कर दिए। जी, और मैं आपके दावे के साथ बोल रहा हूं ना, जी, अब ये लोग कोई अरेस्टिंग नहीं करेंगे, कि उनको पता चल गया कि ये हमारा जो है, ये जो है मेरा उल्टा पड़ गया केजरीवाल का गिरफ्तारी। जी, जी, अक्सर लोग हाँ? अधिकांश लोग यही कह रहे हैं कि अब गिरफ्तारी किसी की नहीं। चलिए हम थोड़ा पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं, जहाँ चलिए, से आइए। आप ताल्लुक रखते हैं। हाँ, हाँ। संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसको किस रूप में लेते हैं, क्योंकि ये मामला गरमाया हुआ है और अभी भी भाजपा के लोग ये कहते हैं कि संदेश खाली के जरिए जो महिलाओं के उत्पीड़न का मामला दुनिया के सामने आया है, भारत में हर आदमी के सामने आया है, वो अत्यंत शर्मनाक था। और इसके लिए कोई अगर दोषी है एकमात्र, तो वो है ममता बनर्जी। अरे छोड़िए ना, आप ममता बनर्जी की बात बोल रहे हैं। ये मणिपुर में क्या हुआ बताइए? मणिपुर में क्या हुआ? मेरे को देखिए, आपका ये बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, मेरे को वो सब बात आप मत बुलवाइए। जी, ये सब जो है इवेंट बनाया जा रहा है। अरे एक पश्चिम बंगाल में एक जगह में किसी ने कुछ किया, जी, और बाकी इधर हिंदुस्तान भर में हो रहा महिलाओं के साथ। महिलाओं को जितनी बेइज्जती इन्होंने किया है, आज तक कोई सरकार किया है क्या? जी। है? अब मतलब मणिपुर का बात क्यों नहीं बोलते? नहीं नहीं, ठीक है, अभी ये संदेश खाली की बात कर अरे रहे हैं। छोड़िए ना, हाँ। संदेश खाली की बात बोल संदेश रहे हैं। खाली में जो आपको कुछ हुआ- हिंदुस्तान में एक ही जगह मिला क्या? जी। बाकी पूरा देश हमारा कितना बड़ा देश है। नहीं, ठीक मैं तो है। मणिपुर राज्य की बात बोल रहा हूँ ना। जी, जी, जी। वहां पर क्या हुआ भाई? छोड़िए ये सब बात जो है। अरे ये जो हवा बना रहे हैं, आप देखिए ना, जो पश्चिम बंगाल में जी। बीजेपी को अगर 2 भी सीट मिल जाए तो मेरे को बताइएगा। पिछली बार शायद वो 18 सीट ना कुछ पाई थी पिछली बार, जी, मेरे को लगता पिछला जो चुनाव हुआ था। जी, जी, इस बार वो 2 सीट, तो मैं बोल रहा हूँ वो एक भी जीत ले तो बहुत है पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़िए। कारण क्या? ममता बनर्जी का काम या इनके प्रति लोगों की नफरत? देखिए ममता बंगाल, बनर्जी के काम सुनिए, अच्छा है। एक बात सुनिए, मेरा बात एक बात सुनिए ना। जी, आप देखिए कि जो आज़ादी का जो आंदोलन में, जी, और आप ये, मैं बंगाली हूं, मेरे को ये बात नहीं बोलना चाहिए, पर दुनिया जानती इतिहास है कि हाँ, बंगाल ने बहुत कि बड़ी भूमिका निभाई बड़ी है। भूमिका बंगाली, और बंगाली लोग जो 10 साल बाद जो होना वो आज सोच लेते हैं। मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए, आई एम वेरी सॉरी, जी। पर ऐसा मतलब लोग बोलते थे मेरे को, मैं भी सुना था, मैं भी बचपन में सुना था जो भी है। और बंगाल के लोगों ने क्या हालत किया इनका, जो है जो चुनाव, पिछला चुनाव जो हुआ विधानसभा का, क्या हालत? लेकिन इनकी सीट तो बढ़ी है, 100 से ऊपर पहुंच अरे गए थे। भाई 100 से सीट बढ़ी, पर ममता बनर्जी की सीट घटी क्या? वो तो बहुत बढ़ गई। नहीं, ठीक है, बाकी लोग निपट गए, अरे बाकी लोग, कम्युनिस्ट निपट गए, कांग्रेस निपट गई। छोड़िए कम्युनिस्ट निपटे का, कौन बोल दे? कम्युनिस्ट एक विचारधारा है भाई। नहीं, लेकिन सीट तो नहीं है, मैं सीट अरे की बात कर रहा हूं। सीट विचारधारा तो नहीं। अपनी जगह अरे है, भाई, विचारधारा तो कमलेश रहेगी। भाई ये बताइए, आज तक इतने सारे कम्युनिस्ट के सांसद बने, इतने सारे विधायक बने, कोई जेल में गया क्या आज तक?
क्या आप बात करते हैं यार? कम्युनिस्टों के साथ किसी का कंपेयर कर रहे हैं आप एकदम पे? नहीं मैं सीट की बात अरे कर रहा हूं, सीट की बात छोड़िए कर रहा ना, हूं, चरित्र सीट की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे सीट नहीं आई भाई, वहां, जबकि सुनिए, वहां आपका जब 35-37 साल राज रहा। देश जब आजाद हुआ जी तो प्रमुख विपक्षी दल जो है वो कम्युनिस्ट लोग थे, जी ठीक है। जी उसके बाद हमारा ठीक है, हमारे कुछ कारण होंगे, हमारे सीट घटते गए, जो भी है। मैं सीट की बात कर रहा हूं, हाँ, सिद्धांत की बात नहीं पर कर रहा हूं। आप, मैं जी ये बोल रहा हूँ ना, टेबल ठोक के बोल रहा हूँ। जी एक भी कम्युनिस्ट को ऊपर में, विधायक सांसद के ऊपर में कोई केस आज तक हुआ है क्या? कोई जेल गया है क्या? क्या नहीं, बात नहीं। करते हैं? अरे नहीं, ये है कम्युनिस्ट, ऐसा मत बोलिए। लेकिन आज की तारीख में जो ये कहा जाता है कि आपको ताकतवर अगर आपको बनना है, कुछ परिवर्तन लाना है, तो सत्ता आपके हाथ में होना अरे जरूरी है। सत्ता तो देखिए, सत्ता से तो दूर हो अरे गए सुनिए केरल को ना, छोड़ करके। केरल में कम्युनिस्टों की सत्ता है। जी इलेक्टोरल बॉन्ड में वहां कोई आया है क्या नाम किसी का? सत्ता का नाम आया है? वो तो बहुत दिनों से सत्ता में है, जी वो तो नहीं लिया इलेक्टोरल बॉन्ड। हम जानते हैं क्या गलत है, क्या गलत सही हम जानते हैं। वहां का भी चीफ मिनिस्टर है, वो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में एको पैसा लिया क्या? अरे ये जी सब जी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से अपन पश्चिम बंगाल की पूरे की बात कर रहे हैं कि जिस तरह का दृश्य अभी है, कोई दृश्य नहीं है। ये देखो, ये नैरेटिव बनाया जाए। कम्युनिस्ट शासन का खात्मा ममता बनर्जी ने किया। अरे कम्युनिस्ट, आज आप लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। अरे देखिए, हम किसके साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, बस हम जो है, जो ठीक चल रहा है हम उसके साथ में खड़े हैं जी। और बंगाल में मैंने बोल दिया ना अभी आपको, आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, कि बीजेपी को अगर वहां 2 सीट, पिछले बार सर 18 सीट मेरे को लगता है मिला था उसको, इस बार अगर 2 सीट भी वहां से मिल जाए तो आप मेरे को बुलाइएगा और बोलेगा आप बहुत झूठ बात बोले थे, ऐसा करके बुला लीजिए। नहीं एक अंदाज होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि झूठ बोले थे। अंदाज होता है, अंदाज है आपका, वो अंदाज सही निकलेगा कि अंदाज थोड़ा सा लेफ्ट राइट होगा, ये तो चार को पता लगेगा। एक खबर और वहीं से है, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। भाजपा के सांसद दिलीप घोष, जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि गोवा त्रिपुरा की बेटी अपने आप को कहती है ममता बनर्जी, तो उनका बाप कौन है, इस तरह की भाषा बोल करके उन्होंने टीएमसी को ही नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं को एक अवसर दे दिया है, एक प्रहार करने का एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसके कारण बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। और उन्होंने कह दिया कि दिलीप घोष का अपना मामला है, उनका अपना बयान है, इससे पार्टी ने किनारा कर लिया और उनको नोटिस दे दिया। तो ये जो हेट स्पीच के मामले में चुनाव आयोग ने, जिस दिन चुनाव आचार संहिता घोषित हुई उस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा था कि हेट स्पीच को इस चुनाव में कहीं स्थान नहीं मिलेगा, अगर कोई इस तरह की भाषा बोलेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी उनका इस तरह से किसी एक महिला के बारे में कहना, मुझे लगता है कि ये अत्यंत अशोभनीय है। नहीं देखिए, एक तो देखिए, किसी महिला के बारे में कोई भी अगर टिप्पणी करता है हम उसको ठीक नहीं मानते हैं जी। भाई, महिलाएं को तो यार, महिलाओं को तो बराबर का दर्जा मिलना चाहिए उनको। भाई आप क्यों उनका रिजर्वेशन करे हो? भाई आपको पूरा दो ना भाई। भाई देखिए, ये जो है, ये जो दुनिया में जो है, खैर जो विकसित देश इसको बहुत माने उसको, उस जो ऊंच नीच वाला महिलाओं और पुरुषों में उसको पाट रहा है जी। पर हमारे हिंदुस्तान में भले ही हम कहते हैं, अरे मेरा कहना है, जब उनका आप जो रेशो देख लीजिए, उनके जो आबादी का रेशो देख लीजिए, उतनी टिकट उनको दीजिए ना। मैं सभी पार्टियों को बात बोलता हूँ, वो तो नहीं देते हैं। देते हैं क्या? नहीं। तो ये देखिए, ये कहते कुछ है और करते कुछ है ना। अब अब छोड़िए, मैं बहुत सारी बातें बोल दूंगा, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सब अच्छा लग रहा है, इसलिए कि ये मंच ही है अपनी बात को कहने का। ये हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत करें, इसी के लिए तो हमने आपको आमंत्रित किया है। यहाँ मैं किसी के लिए थोड़ा नहीं, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलता है क्या? नहीं मिल रहा है। नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। हम ये कहते हैं कि सीताराम राधे श्याम का देश है, जहाँ पहले वो थे बाद में पुरुष था। यहाँ उल्टा अगर दिखता है तो उसको सीधा करने की जरूरत तो है, करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। जी जी जी, है ना। और जो इतने जो विकसित देश लोग हैं
वहाँ वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जी 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 कोशिश कर रहे हैं वो लोग, जी, और बिल्कुल। बहुत उसको वो लोग आ गए। पर हमारे हिंदुस्तान में अभी भी महिलाओं को जो है वो सेकंड सिटीजन माना जाता है, वो ठीक नहीं है एकदम। इसीलिए दिलीप हाँ। घोष ने कह दिया कि अपने अपना पिता बताएं कौन है, उनको पिता तय ये करें। सब बात चुनाव में नहीं बोलना चाहिए, कौन किसका पिता है, क्या क्या ये सब बात बोलने की जरूरत है भाई। सब जान रहे हैं कौन किसका पिता है, कौन क्या है। ये सब बात को बोल के इस चुनाव को जो है अपवित्र ना किया जाए। कोई भी पार्टी है, मैं किसी का खास, मैं सभी लोगों को जो अपना जो है अपना जो होश हवास संभाल के जो है बात करना बातचीत चाहिए, करना चाहिए बात करना भाई। चाहिए। हाँ? कंगना रनावत जो फिल्मी अभिनेत्री है, उनको मंडी से, हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने टिकट क्या दी। सुप्रिया श्रीनेत जो पहले पत्रकार रही हैं, बड़ी प्रखर वक्ता हैं, और वो जब भी किसी चैनल पे आती हैं डिबेट में तो झगड़ा करती हैं लोगों से, वो प्रसिद्ध हैं इसके मामले में। उनके ट्विटर पर जिस तरह की बातें लिखी गई कंगना रनौत के बारे में, उनके फिल्मी दुनिया के बारे में कुछ दृश्य ऐसे डाले गए, जो अभद्र टिप्पणी की गई, उस पर भी क्या सुप्रिया श्रीनेत के मामले में कांग्रेस को भी कठोर नहीं होना चाहिए? अच्छा ये बताइए। हालांकि उन्होंने कह दिया कि भाई किसी ने डाल दिया, मैंने डाली हूँ। अच्छा भाई, ये जो इनका जो कंगना रावत जो मैडम है जी, है ना, तो हमारा कहना ये है, आप बीजेपी उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है जी। ये बताइए, ये जो आपका ये जो अभी क्या प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ था 22 जनवरी को, जी जो गेस्ट जो थे जी, उसमें तो उनको आप नहीं बुलाए थे कंगना रावत को। वो तो वहाँ पर बेचारी वैसे दर्शक दीघा में वो ऐसे हाथ हिला रही थी, मतलब उसको काहे नहीं बुलाए थे भाई? नहीं, अंदर थी बुलाई अरे गई। अंदर थी, वो जो रेस्पेक्ट से बैठाया गया था सब लोगों को, जी तो उसको तो नहीं बैठाया गया था जी, वहाँ साधु सन्यासियों को हाँ, प्राथमिकता दी गई थी। तब साधी सन्यासी और भी जो गेस्ट लोग जिनको आप बुलाए थे, और जितने जो आपका अमिताभ बच्चन जी और क्या क्या लोगों को उनको जैसे कुर्सी में बैठाए थे, उसको तो नहीं बैठाए थे। जी, तो आज जो है उसको आप चुनाव में उतार दिए। अरे भाई छोड़िए ना, मेरे को नहीं, लेकिन उस पर अभद्र टिप्पणी अगर आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा हो, किसी भी, मैं तो आपको मैं वही कह रहा था कि गलत है। अगर दिलीप घोष की मुजम्मत हो रही है, दिलीप घोष की निंदा हो रही है, तो फिर सुप्रिया श्रीनेत की भी निंदा होनी चाहिए। अरे देखिए, कि उन्होंने गलत कहा ममता बनर्जी के बारे में, तो उसकी निंदा हो, बिल्कुल हो। जी, कंगना रनावत के बारे में भी इन्होंने जो बातें कही हैं, इनके ट्विटर हैंडल से जो डाला गया है, वो भी गलत। हालांकि फिर कह रहा हूं कि उन्होंने इनकार किया कि मैंने नहीं डाला, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन ये होता है ना, कई बार आदमी कह जाता है, लेकिन जब लगता है मैं फंस गया हूं तो फिर करवट बदलना शुरू कर देता है। तो किसी भी राजनीतिक दल के, चाहे प्रवक्ता हों, चाहे राजनेता हों, उनके शीर्ष पे बैठे हुए लोग हों, उनको अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। अरे चुनाव खत्म हो जाएगा, हम तो अपने देश में रहेंगे ना। मेरा देखिए, मैं साफ साफ समझ वाला आदमी हूँ जी, मेरा कहना है, कोई महिला अगर महिला के बारे में कुछ बोलती है तो उसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। कोई पुरुष अगर किसी पुरुष के बारे में बोल रहा, बहुत ज़्यादा इसको तूल नहीं दिया जाना चाहिए। परंतु कोई पुरुष महिला के बारे में बोल रहा है, चाहे कोई भी, जी, हम उसका खिलाफ करते हैं। और कोई भी महिला अगर पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, हम उसका भी समर्थन नहीं करते। बस सब लोग, आप लोगों को अगर विरोध करना है तो चलो, एक जेंट्स का विरोध करे, महिला के विरोध करे, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, एक मर्यादा के दायरे हाँ, में भी रह के बात करे करें ना भाई। जी जी जी, मर्यादा के बाहर अगर जाएंगे तो कोई भी होगा तो देश उसको स्वीकार नहीं करता। कोई नहीं स्वीकार व्यक्तिगत तौर पे बातें भाई, कर लेना मेरा चाहिए। कहना, कोई महिला है जी, और ओपनली किसी पुरुष का खिलाफ बोल रही है या विरोध कर रही है, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। जी जी जी, महिला के बारे में बोल सकते हैं, बोलिए भाई। और पुरुष के बारे में नहीं, बोलिए। पब्लिकली उनको भी बोलने से परहेज करना चाहिए। मैं एक बात ही हाँ, पर थोड़ा व्यक्तिगत सा तौर पे मतलब, जी। भाई महिला में आपस में होता कोई दिक्कत नहीं, जी। पुरुष में वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जी। पर दोनों का एक दूसरे के खिलाफ बोलना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की भाषा बोलने से अच्छा है कि आप अपने कार्यक्रम लोगों के सामने लेके जाएं, बताएं कि हमने क्या किया है, हम क्या सुनिए करने ना, वाले हैं, इसको बताएं तो अरे ज्यादा वो बेहतर तो है। ठीक है, कार्यक्रम क्या करेंगे, आप मंदिर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, छोड़िए ना। मेरा कहना है कि 10 साल आप रहे, आप बोलिए ना भाई, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितना जो है आप किसानों के लिए क्या क्या किए, तो वो सब बताएंगे ना। कोई कार्य अपना बताइए ना। मैं 10 साल में, अब जैसे देखिए अमेरिका में जो चुनाव होता है, जी, वो अपना विजन देते हैं, 2 लोग बैठते हैं, वो विजन देते हैं कि हम जो है ऐसा करेंगे आने वाले 4 सालों में। वो दूसरा आदमी ये विजन देता है, जी। और दोनों का विजन जो है पूरे देश देखता है,
और उसमें जिनको अच्छा लगता है उसको चुन लेते हैं, जी। है ना। भाई हमारे देश में ऐसा होता है क्या? नहीं। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। नहीं, हमारे यहाँ तो अब ये हो रहा है कि हम मुफ्त में देंगे, मुफ्त में देंगे, मुफ्त में देंगे, जैसे लगता है कि उनके पिताजी का है जो दे के जा रहे हो। ये जो मुफ्तखोरी का स्वभाव बनाया जा रहा है देश का। जी। तो ये जो हमारे जो देश सभी दलों की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो देश में अभी तो आप बोले जी कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, 5 किलो, तो हाँ आप जी, हाँ, 5 किलो दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है भाई? वो भी मुफ्तखोरी की आदत क्यों डाल रहे हो आप। जरूरत पड़ी भाई? आप लोग अच्छा, कोई भी आदमी जो है भीख मांगना चाहता है क्या? जब वो मजबूर हो जाता है, पेट की बात आती है, भाई आप नौकरी दे देते लोगों को, सारे लोगों को, बच्चे लोग बेचारे जो पढ़ के जो बच्चे लोग निकले हैं, आज कोई बच्चा जो है वो श्योर नहीं है कि उसको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं श्योर है वो, है। तो भाई बताइए, बच्चा इतना मेहनत कर रहा, आप देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो जो जितने खुले थे सब बंद होते जा रहे हैं, कि लोग समझ गए हैं इंजीनियर बना क्या करेगा, नौकरी तो मिलना नहीं है, तो लोग नहीं बन रहे हैं। मैं वही कह रहा था दीपेश भैया कि राजनेताओं को मुफ्तखोरी की आदत डालने की बजाय इस पर विचार करना चाहिए। जब हम ये आंकड़े देखते हैं कि 2015 के बाद से असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनका आपने सर्वे नहीं कराया, उनका आकलन नहीं किया कि कितने लोग आज की तारीख में हमारे देश में हैं। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे दुश्वारियां हैं लोगों के सामने जिस पर आपका ध्यान जाना था, लेकिन वो ध्यान नहीं जा रहा। चाहे किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, सबकी बात कर रहा हूं मैं, सबकी। अच्छा देखिए, सबकी बात कर रहा हूं। एक बात और देखिए, मुझे कहना है आपसे जी कि जो मने रिस्पॉन्सिबल आदमी है जी, उसको कोई भी जो है उजुल फुजुल बयान नहीं देना चाहिए। देखिए लोग, मैं पढ़ा हूं, कहते हैं लोग बात कि ये जो आपका महाभारत का लड़ाई जो हुआ, जिसमें बोलते हैं 3-4 करोड़ लोग मर गए उसमें, जी जो कहते हैं, सिर्फ द्रौपदी के एक हाँ, बात से। सिर्फ द्रौपदी ने ये कह दिया, अंधे का बेटा अंधा, अंधे का बेटा अंधा, क्योंकि द्रौपदी एक जो है महत्वपूर्ण महिला थी, जी जी, उसको ये बात नहीं बोलना था, वो बोल दी, हो गया जी। तो उसी तरह से मेरा कहना है। अब ये बताइए, जो आदमी ये बात कह रहा है 2014 में कि हम आएंगे तो सबको, सबके बैंक में 15-15 लाख हम दे देंगे, मतलब इनकार करते हैं, बोलते हैं हमने नहीं कहा था। हाँ, जुमलेबाजी थी। जुमलाबाजी, एक जुमलाबाजी है यार जी। एक मने जो जिम्मेदार आदमी जुमलाबाजी करेगा। जी आपने बोला था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल, जी, दिए क्या? नहीं दिया। अभी 2 करोड़ नौकरी दिए होते तो आपका ये 10 साल होने वाला कम से कम 20 करोड़ लोगों को तो मिल जाता नौकरी, जी नहीं मिला। अभी भी जो आपके पास 30 लाख पोस्ट खाली हैं, जी जी, और राहुल गांधी ने बोला कि जिस दिन हमारी सरकार अगर बन गई तो हम 30 लाख वैकेंसी जो खाली हम दे देंगे सबको, बोलकर। जी, तो ये घोषणा करो ना भाई। जी, आपकी इंडस्ट्री कहां जा रही है? जी जी, आप झूठ बोलते हो कि हम 4th-5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, अभी लोगों को क्या मिला? जी। मतलब कुल मिलाकर दीपेश भैया वही है कि 10 साल मनमोहन सिंह का जो रहा है उसमें भी कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं हैं। इनके भी 10 साल में कुछ चीजें हैं। अरे बताइए ना, क्या, क्यों, किस चीज, कौन सा चीज? भाजपा का कोई होता तो आपको मैं आपको बहुत ज्ञानी आदमी है, मैं आपके जो आपका जो समझ है, जानकारी का स्तर मैं नहीं पाया। नहीं, ऐसा मत कहिए। हाँ, नहीं पाया हूँ। मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ ना, एज ए छोटा भाई, कि आप बता दीजिए 10 साल में इनका क्या उपलब्धि हुआ। भाई मैं तो बोला ना जी, कांग्रेस ने मनरेगा लाया, कांग्रेस ने राइट टू इंफॉर्मेशन लाया, और इन्होंने क्या लाया? एक को बता दीजिए आप मेरे को, 10 साल में क्या लाया इन्होंने, क्या किया है? नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि भाजपा का कोई होता तो आपको बताता, 370 खत्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम क्या है पूरे देश में जो है, पूरे आप ये बताइए कि 9 लाख जो बड़े लोग जो है जी, वो देश छोड़ के चले गए हैं जी। और वो क्या बोले हम मालूम है? देश छोड़ने वक्त, देखिए इस देश में जो है ना, और देखिए कोई भी आदमी क्यों कमाता है, वो जानता है हम कमाएंगे यहाँ पर तो मेरे परिवार ठीक रहेगा, मेरे बच्चे लोग ठीक रहेंगे, उसी के लिए तो कमाई करता है ना जी। उनको पता चल गया कि ये हिंदुस्तान अब सेफ नहीं है, वो बोले हैं कि यहाँ पर जो है कब क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, और हमारे बच्चे भी यहाँ सेफ नहीं, वो लोग देश छोड़ के चले गए हैं। जी जी। ये बात तो वो कोई बताता नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ, चल मेरे ऊपर केस लगा दो भाई, मेरे ऊपर। नहीं, क्यों इतने बड़े बड़े लोग क्यों देश छोड़ के चले गए?
खैर ये डिबेट का विषय नहीं है, डिबेट का मंच नहीं है अभी जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो हेडलाइंस है, इसमें अखबारों में जो खबरें होती है उस पर चर्चा करते हैं, एक ही विषय पे नहीं अटकते। और आपने जो सवाल पूछा, अगर कोई भाजपाई होता तो आपको बहुत सारी उपलब्धियां उनकी बताता, लेकिन किसी दिन बैठेंगे, अभी चुनाव का अवसर है, बिल्कुल बैठा जाएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इस तरह के सब्जेक्ट पे, इस तरह के विषय पर चर्चा हो और लोग अपनी बात कहें। यही सकारात्मक बात होनी चाहिए। उसके पिता को मत खोजिए, किसी के चरित्र को मत खोजिए, इसको मतलब नहीं। आप क्या कर रहे हो, क्या किए हो, क्या करने वाले हो, इस पर चर्चा हो तो ज्यादा आनंद है। एक और खबर है, हमारे प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, अब सत्ता में नहीं, पूर्व मुखिया रहे हैं, वो राजनाथ गांव से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पाटन में कल उन्होंने एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कानून समझता हूं, चुनाव आयोग की जो रीति नीति है उसको समझता हूं कि अगर 375 लोग प्रत्याशी रह जाएंगे, यानी नामांकन वापसी के बाद 375 प्रत्याशी अगर रहेंगे तो बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कार्यकर्ताओं से कि आप भी नामांकन दाखिल करो। तो ये उनकी तरफ से जो कोशिश हो रही है, वो आह्वान कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो छत्तीसगढ़ की 11 सीट पे आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो हम चुनाव जीतेंगे 11 सीट, तो फिर 375 कार्यकर्ता क्या आपके लोकसभा क्षेत्र में ऐसे नहीं है कि जो नामांकन दाखिल कर दे सिर्फ इसलिए कि बैलेट पेपर के जरिए हो? अच्छा सुनिए कमलेश भाई, ये आज के समय में अमेरिका वगैरह सबसे विकसित देश दुनिया में अमेरिका है, और भी जितने विकसित, आप ईवीएम से नहीं करते हो? नहीं, ईवीएम से करते हैं जी। क्यों नहीं करते भाई? नहीं वो ठीक है, वो अलग सवाल है, अलग सवाल। मेरा कहना है कि मैं को ईवीएम पर ही मेरे को डाउट है, एज ए दीपेश मिश्रा मेरे को डाउट है। नहीं डाउट है तो मैं ठीक है, आपका डाउट करना लाजिमी है, आपको लगता है कि होना चाहिए। मेरा डाउट और तब से बढ़ गया, सुनिए, मेरा डाउट तब से बढ़ गया, ये छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सरकार बननी थी 100% जी, कैसे बीजेपी की सरकार बन गई भाई? मेरा डाउट, और जो मैं डाउट वो तो 2018 में भी लग रहा था कि रमन सिंह चौथी बार बनेंगे, लेकिन हार गए। इस बार जो ऐसा लग रहा था कि कई बार ऐसा नहीं, इस बार की बात है, मैं एज ए दीपेश मिश्रा जो है, मेरे को ईवीएम पर डाउट हो गया। जब ये कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं बन पाई, मेरे को डाउट हो गया कि जरूर कुछ ये लोग गड़बड़ किए हैं। चलिए हम मान लियो गड़बड़ किए होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है भूपेश बघेल जी से और लोगों से कि वो जो आह्वान कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो आपके पास क्या 375 कार्यकर्ता ऐसे नहीं कि 11 सीट पर 375 से अधिक प्रत्याशी खड़ा कर दो आप? अरे देखिए, ये आह्वान करिए ना, काम हर लोकसभा क्षेत्र में 375 से ज्यादा प्रत्याशी खड़े हों। देखिए, चुनाव का बिसात बिछ गया है जी, तो इस पीरियड में कौन क्या बात बोल रहा है उसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए जी, है ना? छोड़िए ना क्या बोल रहे हैं, नहीं आप प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं अपनी पार्टी के, आप मुख्यमंत्री रहे 5 साल, 375 लोगों को हर लोकसभा क्षेत्र में खड़ा करना चाहिए आपको, ताकि बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव हो। और आप कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है तो खुल जाएगा, 11 की 11 सीटें आप जीत जाएंगे। अरे सुनिए, एक बात है, ये बताइए, मन की बात आप कभी सुनते हैं क्या? जी, आप, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मन की बात, नहीं, मन की बात खत्म तो भाई, अब मन की बात, कोई मन की बात बोलते रहे जी, है, आपका प्रचार प्रसार हो रहा है कि मन की बात। अरे भाई, मैं तो मन की बात में एक बार ये भी देखा जी, बच्चों लोगों को बैठाया गया था जी, बच्चों को से पूछा कि अगर कोई तुम्हारा जो तुम लोग का कोई प्रश्न, माने जो भी आए प्रश्न पेपर जो आता है, तुम लोग उत्तर लिखते हो तो क्या तुम लोग पहले करते हो? तो वो बच्चे ने कहा कि हम जो है सबसे पहले जो है जो इजी जो हम जानते हैं उसको हम लिख देते हैं, कि बाद में जो है लास्ट में जो बहुत जो कठिन वाला जो प्रश्न होता है वो लास्ट में हम लोग हल करते हैं। वहां से मन की बात में बोला गया नहीं, यही तो आप लोग गलत करते हो, पहले कठिन करो, पहले कठिन करो, बताइए है जी। अब क्या बोलेंगे भाई? देखिए, हम एक मेरा ये है कि कुछ भी हैं जी, वो प्रधानमंत्री हैं जी, और हम लोगों ने जो है उनको प्रधानमंत्री बनाया है जी, तो जब तक वो प्रधानमंत्री हैं जी, मैं अपने दायरे में ही उनको क्योंकि उस पद का एक तो गरिमा है जी, हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम नहीं बोलेंगे, वो भी कुछ भी है, वो मेजोरिटी से प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे तो कोई कागज में तो बने नहीं है, तो वो है प्रधानमंत्री, वो एक तो अथॉरिटी है,
हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे, पर इसका मतलब वो जो बोलते हैं वो सही है, हम इसमें सहमत नहीं है। नहीं, मतांतर तो होते हैं, उसमें सहमत नहीं। मेरा प्रश्न ये था, मेरा ख्याल ये था कि अगर भूपेश बघेल जी ये कह रहे हैं कि 375 प्रत्याशी रहेंगे तो ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो सारे 11 के 11 अपन छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो देश के अन्य हिस्सों की बात नहीं कर रहे हैं, कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 375 से अधिक कार्यकर्ताओं को अपने खड़ा कर दें और यहाँ बैलेट पेपर से हो जाए। फिर देखिए, चुनाव की बिसात छोड़िए ना, कौन क्या बोल रहा है उसमें महत्वपूर्ण नहीं यार, सलाह। अरे सुने ना, एक बात है, ये बताइए, ये जो पृथ्वी पे जो है, जो ऊपर जो गॉड लोग, भगवान लोग हैं, वो नहीं, वो ऊपर रहते हैं, वो पर जो मनुष्य के रूप में जो पैदा लेता है, आप ही बताइए ना, हर मनुष्य को आप देखेंगे, किसी भी आदमी को आप देखेंगे तो आपको लगेगा सामने वाला किसी ना किसी मामले में मेरे से बहुत बेहतर है जी। आपको भी, जैसे मैं दीपेश मिश्रा आज आप हैं, तो हो सकता है एक दो मामले में मैं अच्छा हूँ आपके सामने, पर बहुत सारे मामले में आपका कोई, मैं आपसे मुकाबला होता है। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं जी। और एज ए मैन हम लोग को क्या, जो जिस आदमी में जो अच्छी बातें हैं उसको लेना चाहिए, अगर कुछ नेगेटिव है उसको छोड़ दीजिए आप। नहीं, उसमें मैं उसको अरे भाई, हमारे पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि अगर वो उनका आह्वान है कि 375 लोग रहेंगे तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा, मजबूर हो जाएगा चुनाव आयोग, तो उस तरह का आह्वान पूरे प्रदेश के कांग्रेसियों के मध्य उनका जाना चाहिए, आह्वान करना चाहिए कि आप लोग सब कोई फॉर्म भर दो, अरे देखिए, और आपका जो प्रत्याशी घोषित है पार्टी की तरफ से वोट उसी को दो, लेकिन प्रत्याशी आप बन जाओ, अरे ताकि उस दायरे में आ जाए। जो कि चुनाव डिक्लेयर हो गया, भूपेश बघेल भी एक सामान्य आदमी है ना, जी, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया है, जी। वो कौन क्या बोल रहा है उसको ज्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहिए आपको, सब लोग अब सामान्य लोग हैं जी। कदम नहीं, एक तरीका है उनका जो कथन है, उस पे अगर अमल होगा तो वो हो सकता है कि ऐसी स्थिति बन जाए, तो ये जो भ्रम है या ये आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तो भी खुल जाता कि हाँ भाई, हकीकत में अगर ऐसा रिजल्ट आ जाता है तो स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ईवीएम में गड़बड़ी है। देश की जनता सब देख रही है क्या इस देश में हो रहा है जी। ना चुनाव आयोग, ना कोई भी, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका क्या पोजीशन है सब जान रहे हैं, तो छोड़िए, अब जनता जो है जवाब देगा इसका। जी। 4 जून को वो खुल जाएगा जी कि कौन सही है कौन गलत है। जी। चलिए कोरबा को रुक करते हैं। आज अखबार होता तो कोरबा में होली की खबरें प्रमुखता से छपी होती, क्योंकि परसों और कल भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने होली मिलन समारोह रखा। परसों तो सब लोगों ने होली मनाई पूरे देश के साथ। ज्योत्सना महंत जो कांग्रेस प्रत्याशी, उन्होंने भी होली मनाई अपने पति नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के साथ। डॉक्टर सरोज पांडे, उन्होंने भी होली मनाई यहीं, और बड़ी तादाद में लोग उनके साथ एकत्रित हुए और सबने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। वो खबर प्रमुखता से होती है। नहर का तटबंध टूटा है। उरगा और सीतामढ़ी के बीच में दाई तट नहर का एक हिस्सा टूट गया और वो पानी बह करके नदी में जाके मिला, और पानी जो किसानों के लिए जाता है वो कहीं उसके प्रवाह में बाधा आई। ये खबर भी हमने प्रमुखता से दिखाया और आज अखबारों में होती है। एनकेएच न्यू कोरबा हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद वहाँ जो उनके परिजनों ने हंगामा किया, वो खबर भी प्रमुखता से छपी होती। मानिकपुर प्राइवेट कोल साइडिंग पर ये खबर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये खबरें हम सब आपको दिखाएं और चल रही है अभी भी खबर वो। हाँ, ये कि वहाँ पे आग कैसे कोयले के बीच में धधक रही है, उसको बुझाने की कोशिश हो रही है, वो खबर भी प्रमुखता से होती। तो पहली खबर तो हम इसी को ले लेते हैं, चूंकि आप वर्षों कोल इंडिया को अपनी सेवाएं दी और अभी भी एटक के जरिए, श्रमिक संगठन एटक के जरिए आज भी आप मजदूरों के साथ वाबस्ता है, प्रबंधन के साथ आपकी बातचीत होती है। कोयले का जलना, लगता नहीं कि आप लोगों को पसीना जल रहा है उसको देख के कष्ट होता होगा। भाई, कोयला जो है देश की संपत्ति है भाई, हमारी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है जी। हमारे घर में कोई अगर चीज जलेगा तो खराब नहीं, दिल नहीं जलेगा क्या जी। तो कोयला जलना तो निश्चित है यार, ये हमारा पैसा जल रहा है भाई। कोयला एक जो है कैश फ्लो है ना जी, कोयला डीजल पेट्रोल सब कैश है ये। हाँ, कहीं भी रखो बेच लो जी। और वो अगर जल रहा है और उसको अगर जलने दिया जा रहा है तो ये तो बहुत खराब बात है भाई। तो ये रेलवे, वो जैसे इसके बारे में पता लगा है कि रेलवे साइडिंग पे जो कोयला गिरता है, स्टेशन पे जो कोयला ओवरलोड हो जाता है या जैसे भी कोयला गिरता है उसको इकट्ठा करके एक निजी कंपनी रखती है
और वहाँ से फिर उसको बेचती है। तो आपको लगता नहीं कि ये गिरने के आड़ में कहीं न कहीं मानिकपुर का कोयला या कुसमुंडा का चोरी का कोयला भी उसमें शामिल कर लिया जाता होगा? देखिए कोयला क्या, कोयला आ रहा है चोरी के आ रहा है कि एक नंबर का कोयला आ रहा है, कोई नंबर तो लिखा नहीं होता, कोई नंबर तो उसमें लिखा नहीं रहता, कुछ जी, भी हो सकता है जी भाई। देखिए आग कोई जान के तो लगाता नहीं है, अपने घर में कोई जान के संपत्ति में आग लगाएगा क्या? जी अच्छा उसमें कोयले का जो सिस्टम है तो क्या है, कभी कभी गर्मी का टाइम आ रहा है ना, जी 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 अपने आप भी आग लगता है कोयले में। जी, ये साइंटिफिक बात है मतलब जी। तो अगर आग लग गया है तो उसको बुझाया जाए भाई, और उसको बुझाने के लिए पूरी ताकत लगा दिया जाए मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये राष्ट्र का नुकसान है। इसको अरे हमारा मेरा घर का नुकसान है भाई, जी, राष्ट्र जी, का है, हमारा खुद का है, आपका है। जी जी बिल्कुल तो कौन काहे नुकसान होने दे रहा? आपके घर में कुछ आग लगेगा तो आप पहले पानी डाल के बुझाओगे कि नहीं बुझाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्राण लगा देंगे उसमें। तब जी, फिर वैसे ही और ये सरकार का है, दो आप क्या लेना जा रहा है, जलने दो, ऐसा गलत है ये सब। जी जी जी, हमको आगे बढ़ करके कोशिश करना चाहिए कि आग पर काबू पाया जाए, या जहाँ पे संभावना हो वहाँ पे आग न लगे, इस तरह का प्रयास करना चाहिए। अस्पताल में हंगामा ये आम बात हो गई, पूरे देश में होता है। मरीज भर्ती होता है और फिर उसके बाद अगर कहीं खुदा न ख्वास्ता उसकी मौत हो गई या अनिष्ट हो गया उसके साथ, तो उसके परिजन नाराज होते हैं। कुछ मामले ऐसे कोरबा में भी दिखाई देते हैं। कल भी यही हुआ कि एक व्यक्ति मौत को प्राप्त हो गया, उसके बाद उनके परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी हुई, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि चलता फिरता उनका मरीज एक इंजेक्शन के बाद मौत को प्राप्त हो गया। दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बातें जो कहते हैं, तो प्रथम दृष्टया यही लगता है कि ये भी सही बोल रहे हैं, ये भी सही बोल रहे हैं। लेकिन एक सवाल कि क्या परिजनों को इस तरह से अपना आपा खो करके डॉक्टरों के ऊपर, उन डॉक्टरों के ऊपर जिनके ऊपर भरोसा करके आप अपने मरीज को उनकी शरण में लेके गए थे, उनके साथ बदतमीजी करना उचित है? एक सवाल ये। और दूसरा ये कि अगर मरीज के परिजन आक्रोशित हो रहे हैं, तो अस्पताल प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है, जो भरोसा उनके ऊपर मरीज के परिजनों ने किया, उस भरोसे को आप कायम नहीं रख पाए। इसका कारण आपका इतिहास भूगोल भी हो सकता है, आपकी कार्यशैली भी हो सकती है। दोनों पक्षों की गलती इसमें मैं मानता हूँ। देखिए वो जो आप बोल रहे हैं, जैसे डॉक्टर को जो है भगवान से उसका जो तुलना की गई, तुलना किया गया है। ये कोई गलत तुलना तो नहीं किया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर जब डॉक्टरी करता है ना, तो वो अपना पूरा जान लगा देता कि उसकी एक ही टारगेट रहता है कि किसी भी तरह से जो है जी हम अपने मरीज को हम बचा लें, मतलब जी, है ना। और वो ट्राई करता है, कोशिश करता है, पर क्या है यहाँ पर उतने संसाधन तो है ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी तो है नहीं भाई। अरे मैं तो अब उसमें अगर देखिए, अगर जो गांव वाले ने जो ऐसा किया है, वो दिमाग ठीक नहीं होगा उसका, नहीं तो कोई डॉक्टर ऐसा कर सकता है क्या? जी कोई भी, क्योंकि डॉक्टर का जो पेशा है उसमें सबसे पहले यही है कि किसी भी हालत में मरीज की जान बचनी चाहिए, चाहे कुछ भी कैसे करके। और वो लोग कोशिश करते हैं। कोई भी डॉक्टर अपने आप को बदनाम करेगा क्या? जी कभी नहीं करेगा। और जो ग्रामीण बोल रहे हैं, वो भी जो बोल रहे हैं ना समझी के चलते जी, बस किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं ले रहा हूं ना, पर जो सच्चाई है, आदमी को थोड़ा सा क्या है, बुद्धि से काम लेना चाहिए जी। और भाई आपको जब इतना ही आपको इनसिक्योर आप थे, तो वहां क्यों लेके गए वहां पर भाई? जी, कहीं और लेके जाना चाहिए था जी। और आप जब आ गए हो, और कोई भी डॉक्टर, यार मैं डॉक्टर की योग्यता पर तो मैं चैलेंज करता ही नहीं हूँ। एक डॉक्टर जब बनता है ना, ऐसा पापड़ बेल के कोई डॉक्टर नहीं बनता है। 10 साल लगता है उसको यार। इंजीनियर आदमी 4 साल में बन जाएगा, 5 साल में बन जाएगा, बाकी पैसा में हो जाएगा। पर डॉक्टर जो है वो 10 साल अपना जो है पूरा देता है, तब कहीं जाके उसको डिग्री मिलता है जी। कोई ऐसा कोई उसको, हाँ हो सकता है कोई स्पेशलिस्ट हो, उसमें ज्यादा बुद्धि है, वो अलग बात है जी। पर जो सामान्य डॉक्टर बनने में भी 10 साल लग जाता है। जी जी जी। तो यार हम लोग उनको जो है, हमने उन लोगों को भगवान का दर्जा दिया है भाई, तो उनके प्रति इस टाइप का नहीं होना चाहिए। जी जी। और जो भी है ग्रामीण ऐसा जो किए हैं,
उनको समझाना चाहिए, उनको दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। जी जी जी। ठीक है ना। तो और मेरे को किसी हॉस्पिटल गलत है सही है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो मेरा जो प्रथम जो मेरा कहना है, जी स्वास्थ्य को सरकार को देखना चाहिए। ये सरकार का इशू है। जी। सरकार को चाहिए कि हम इतना हॉस्पिटल बना दे सरकारी कि लोग प्राइवेट में ना जाए जाए नहीं, मतलब जी। पर संभव नहीं है, हमारा देश उस पोजीशन में है ही नहीं। जी जी। तो जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल बने हैं तो ठीक है, बने हैं, आपको दिक्कत है तो दूसरे हॉस्पिटल चले जाओ भाई। जी। पर हॉस्पिटल में जाके इस तरह से डॉक्टरों को बोलना ये उचित नहीं है, गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर आपको भरोसा अपना बनाए रखना चाहिए। हाँ, और डॉक्टरों को भी चाहिए कि उनका भरोसा अगर टूट रहा है तो विचार करें कि क्यों टूट रहा है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। जी जी। कई बार होता है दीपेश भैया कि अस्पतालों में लोगों के साथ इतनी जेब कटी होती है, इतना पैसा ले लिया जाता है कि उसकी वजह से उनके मन में ये भाव रहता है कि पैसा तो लीजिए और इलाज ठीक से नहीं किया। इस तरह की स्थितियां बनती है। मैं एमकेएच की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल भी हॉस्पिटल में अगर जो पेशेवर रवैया अपनाते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ जी। और डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए कि मैं इसका समर्थन करता हूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दोनों नहीं होना चाहिए। हकीकत में जब हमारी तबीयत खराब होती है ना तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और थोड़ा सा आराम मिलता है तो हाथ पकड़ के बोलते हैं डॉक्टर साहब सही में आप भगवान हो। भगवान सही। और जब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो हाथ उठा देते हैं। हाथ उठा देते तो भरोसा, हाँ ये गलत है। आप मत जाना, आपको भरोसा नहीं, मत जाइए, दूसरे डॉक्टर पर चले जाइए। साथ में यह भी आवश्यक है कि चिकित्सकों को, जिनको हमने हमारे समाज ने भगवान का दर्जा दिया है, तो भगवान ही बने रहो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा। और वो पैसे के पीछे मत भागिए। पैसा तो जितना आवश्यक है उतना तो आपको चाहिए भाई, पर एक बात है हॉस्पिटल ना, चलाने के लिए। जी। डॉक्टरी करने के लिए जो मेहनत और जो समय लगता है ना जी, ये छोटा मोटा बात नहीं है। हाँ, एक तो आपको सिलेक्शन ही नहीं होगा जी, आपको उतना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा जी। जब सिलेक्शन हो जाता फिर आपका मेहनत है। हाँ। 10 साल लगता है तो बढ़िया डॉक्टर। मैनेजमेंट के कोटे से जाते हैं तो धन बहुत देना पड़ता है, तो आते साथ ही पहले वसूली करने की बात होती है। डॉक्टर और हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है जी। अब देश में 140 करोड़ जनसंख्या हो गई ना जी, उस हिसाब से डॉक्टर का रेशो निकालिए, सबसे कम यही लोग हैं डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल कम है। इसीलिए तो अभी भगवान है। हाँ? इसीलिए अभी भगवान है। ज्यादा हो जाएंगे तो नहीं, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे देश में उसका संसाधन नहीं है, उतना डॉक्टर बन ही नहीं सकता ना, वो जुगाड़ है ही नहीं हमारे यहाँ। क्या करेंगे, चलिए छोड़िए। चलिए अब चलते चलते होली और राजनीति दोनों का जो मिश्रण अभी चल रहा है कि राजनेता जो हैं वो अपने घर पे होली मिलन समारोह आयोजित कर रहे हैं, लोगों के गले मिल रहे हैं और धीरे से गले मिलते मिलते कान में बोलते भाई ध्यान रखना। तो ये ठीक है कि वक्ती तौर पर ये होता है, लेकिन हर साल होली में होली मिलन समारोह राजनेताओं की तरफ से आयोजित किया जाता है। तो इस होली का आनंद अब धूल पंचमी, हालांकि परसों तो होली हो गई, लेकिन धूल पंचमी तक यानी पंचमी तक एक माहौल रहता है, होली मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं, चलता रहता है। आप होली मिलन में खूब आनंद लीजिए जाके, आपको जिसको वोट देना है उसको लिए मन बनाइए और एक मन अभी से बनाना शुरू कर दीजिए कि वोट डालने जरूर जाना है। देखिए चाहे जिसको दें। बिल्कुल, मैं हेडलाइन कार्यक्रम आपका देखता रहता हूँ और हर हेडलाइन में आप ये बात जरूर कहते हैं कि वोट डालिए, जरूर डालना चाहिए। मेरा भी यही कहना है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। हाँ, और देखिए आप सोच नहीं सकते जो विकसित देश में ना 99% वोट होता है। जी जी जी। हमारे यहाँ 67, 70, 43, ये तो अज्ञानता है। ये जी। एक वोट की क्या कीमत है वो लोग नहीं समझते हैं। जी। अरे मैं तो यहाँ तक देखा हूँ, अब लोग वोट जैसे होने वाला है तो देखते हैं यार वोट की डेट कब है, ये है, उसके बाद चले दो दिन छुट्टी है तो चल घूमने चले जाते हैं। जी जी जी। अरे आदमी को बड़े अच्छे लोग यही काम कर रहे हैं। नहीं भाई, वोटिंग के दिन में आप वोट कीजिए। सरकार ने कितना आपको सुविधा दे रहा है, उस दिन छुट्टी दे दिया है, आपको 2 घंटा 3 घंटा ड्यूटी से ऑफ कर देता है, इसलिए कि आप वोट डालिए और लोगों को लेके जाइए। आप ये मत बोलिए किसको डालना है, मत बोलिए, क्या जरूरत है, बस। हाँ, गुप्त मतदान है, गुप्त मतदान है, आप जिसको देना है दीजिए, लेकिन जाइए जरूर। बिल्कुल जाना चाहिए, अपने देश के लिए जाना चाहिए, अपने लिए जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम और आप सब कोई अपना हाथ उसमें लगाएंगे, उसमें आपकी हमारी जो भूमिका उस भूमिका को निर्वहित करेंगे, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। गाली देना राजनेताओं को बहुत आसान है,
लेकिन एक राजनेता भी, जैसे आपने कहा कि 10 साल की मेहनत करके एक डॉक्टर बनता है, वैसे ही एक राजनेता जिसको हम विधायक और सांसद बनाते हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके कैसे हमारे आपके बीच में आके खड़ा होता है, जी, जी, रोज दौड़ता है। हाँ हाँ तो ऐसे ही राजनेता भी आसानी से नहीं बनते। ये अलग बात है कि हमारी अपेक्षाएं उनसे ज़्यादा रहती हैं, इसलिए कई बार हम उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग जी, कर जी। देते हैं। वो ठीक नहीं है। उनकी भी मेहनत है। हाँ, कष्ट इस बात पे जब होता है हमें, तब होता है जब वो जो वादे करते हैं वादे पूरे नहीं करते। अरे चलिए ठीक है, चलिए। लेकिन अब इतनी चीजें कह दी भाई जाती हैं, देखिए, सबको पूरा कर पाना कोई कठिन हो भी जाता है। राजनेता है, जी वो सामान्य आदमी होता तो राजनेता तो बनता ही नहीं। जी आज हम ना थोड़ा आम आदमी से थोड़ा ऊंचे दर्जे में है ना, जी 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 तो जो आम आदमी से वो हट के है तो उनको मानिए भाई, क्या दिक्कत है उसमें। जी जी अब फिर आपको चॉइस भी है, 10-15 राजनेता खड़े हैं, 10-15 पार्टियां खड़ी है, जिसको देना है आप दीजिए भाई। हाँ पर एक बार हमारा लास्ट में मैं भी बोलूंगा, आप जो है 5 साल के लिए सरकार चुन रहे हैं ना, जी आपको डिसाइड करना है कि 5 साल मेरे को दुख परेशानी झेलना है या 5 साल मेरे को अच्छा झेलना है। वो एक वोट पे आपका डिपेंड करता है। जी जी तो जी। वोट को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अपने दिमाग में जो है होश रखिए कि मैं 5 साल के लिए तकलीफ लेने जा रहा हूं या 5 साल के लिए खुशियां लेने जा रहा हूं, उस वो सोच के आप लोग वोट कीजिए। जी जी ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी दीपेश भैया किसी आह्वान के साथ हेडलाइंस को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप ऐसा समय निकाले। बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया।